अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं उस मकान में दाखिल हुआ और आगे बढ़ता चला जा रहा था। उस मकान के अंदर सहन में घास उगी हुई थी जिसको काफी अरसे से काटा नहीं गया था। सहन में जा बजा नींबू के छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे। मैं उन दरख्तों की आड़ लेता हुआ आगे कमरों की तरफ बढ़ने लगा और फिर कमरों की खिड़की में से जो मंजर मैंने देखा उसने मेरा एक लम्हे के लिए रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन फहमीदा खड़ी थी, जो कमरे के अंदर किसी आदमी से तलक कलामी में मसरूफ थी। वो आदमी कौन था, फहमीदा का क्या लगता था, मुझे इसका तो पता नहीं था, मगर उन दोनों में किसी बात पर जबरदस्त झगड़ा जारी था। उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बदले की आग ने मुझे अंदर से जलाना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं खामोशी से देखता रहा कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आज फहमीदा का काम तमाम करके रहूंगा, मगर शायद इसकी नौबत ही ना आई। और फिर मेरे देखते ही देखते उनमें झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उस आदमी ने एकदम अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और फहमीदा की तरफ उसका रुख करके फायर कर दिए। फायरिंग की आवाज बाहर भी आई। 1, 2 और 3 तीनों गोलियां उसने फहमीदा के सीने में उतार दी और मेरे देखते ही देखते फहमीदा कटे हुए शहतीर की तरह मेरे सामने गिर गई। उस आदमी ने फहमीदा को कत्ल करने के बाद बाहर की तरफ दौड़ लगाई। अब मेरे लिए खतरा था। मैं एकदम एक दरख्त की ओट में बैठ गया। वो आदमी बाहर निकला और सहन में दौड़ता हुआ उसने फौरन गेट खोला और बाहर निकल गया। मैं उस आदमी को गौर से देख रहा था। 40 से 50 के उम्र के दरमियान उथेड़ उम्र आदमी था। न जाने फहमीदा से उसका क्या रिश्ता था, उसने फहमीदा को क्यों कत्ल किया, मगर जो कुछ भी था उसने मेरा बदला ले लिया था। कितनी ही देर मैं वहीं दुबका बैठा रहा और हालात का जायजा लेता रहा। जब काफी देर गुजर गई तो मैं आहिस्ता से उठा और अंदर की तरफ चल पड़ा। अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाकर देखा फहमीदा की लाश बेयारो मददगार पड़ी थी। उसकी लाश खून से तरबतर हो चुकी थी और नीचे फर्श पर खून ही खून था। मैंने गुस्से से उसकी लाश को ठोकर मारी। कमीनी औरत, तुमने मेरी जिंदगी भी खराब कर दी, मुझे भी एक कातिल बना दिया, मगर कोई बात नहीं, भला हो इस आदमी का जिसने मेरा बदला तुमसे ले लिया। मैंने उसकी लाश पर थूकते हुए उसके घर की तलाशी लेने के लिए आगे चल पड़ा। फिर मैंने उसके घर के तमाम कमरे छान मारे, मगर हैरत की बात है मुझे किसी कमरे से कोई दौलत नहीं मिली। मैं मायूस होकर वहां से वापस आ गया। शायद मुझे अल्लाह ताला ने अपने बदले का अंजाम दिखाने के लिए ही यहाँ बुलाया था। उसके बाद मैं अपनी इमारत में पहुंच गया और फिर सो गया। अगले दिन मैं दुकान पर पहुंचा। तबीयत बड़ी बोझल थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि फहमीदा मर गई और फहमीदा ऐसी इबरतनाक मौत मरी कि जिससे मुझे दिली सुकून मिला। मैं जब भी नवाब साहब के घर जाता उनकी बेटी अतिया अब मेरी तरफ देखने लगी थी। मुझे उसकी निगाहों में पसंदीदगी महसूस होने लगी। मैं खुद भी उसे पसंद करने लगा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, शर्मो हया का पैकर। नवाब साहब के घर आते जाते मुझे कई रोज हो गए। अब उनके और मेरे दरमियान काफी झिझक खत्म हो चुकी थी और उन्हें मुझ पर काफी एतबार आ गया था। मैं दुकान पर काम बड़ी दिलजमी से कर रहा था और ईमानदारी से भी। न जाने क्यों मेरा नवाब साहब के घर डाका डालने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। एक तो मुझे उनकी बेबसी पर हमेशा तरस आता। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे और सिर्फ एक बेटी का सहारा था। अंदर से वो बहुत दुखी थे। अक्सर मुझसे अपनी इस दुख का जिक्र किया करते और उनकी बेटी भी बहुत मासूम थी। जितनी ही पहले दिन वो मुझसे तलख कलामी से बोली थी, उसके बाद उसका रवैया उतना ही नरम था। हमेशा मेरे जाते ही मुझे पानी, खाना और सब कुछ उसी जगह बैठक में देती। सादा से कपड़े पहने, दुपट्टा ओढ़े, हमेशा बड़ी तहजीब के साथ मेरे सामने आती। मैं उसके हाथों को देखता, कभी उसके चेहरे को। उसकी नजरें हमेशा झुकी होती, मगर जब मैं वहां से उठकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता तो वो नजरें उठाकर मुझे देखती। एक दिन पता चला कि नवाब साहब दुकान पर नहीं आए। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं जब शाम के वक्त दुकान से फारिग हुआ तो खाना खाने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो पता चला नवाब साहब तेज बुखार में मुब्तला थे। अतिया मुझसे पहली बार बराह रास्त बोली, जरा हकीम साहब को ले आइए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मुझे घबराई हुई इस कदर मासूम और प्यारी लगी कि मैं बता नहीं सकता। मैं उसी वक्त बाहर निकल गया और हकीम साहब को लेकर आया। हकीम साहब ने उन्हें देखा और फिर कुछ दवाइयां दे दी। हकीम साहब के जाने के बाद वो कहने लगी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया कैसा,
मैं आपका मुलाजिम हूँ, आपका नौकर हूँ। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ऐसा मत कहिए, आप ना ही मेरे मुलाजिम हैं ना ही मेरे नौकर। और उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि बस मैं दिल थाम कर रह गया। नवाब साहब तेज बुखार में फूंक रहे थे और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर जाता। मैं रात गए काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। जब उनकी तबीयत संभली तो वो मेरी तरफ देख कर बोले, देखो अजीम मियाँ, अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हारी चारपाई यहीं डलवा देता हूँ, तुम आज रात यहीं सो जाओ। मैं उनकी तरफ देखने लगा। उनको मुझ पर बहुत एतमाद था। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी। घर में एक जवान बेटी थी और उन्हें इस बात का पूरी तरह एहसास था, मगर आज वो एक बेटे की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देखने लगा। उनकी आंखों में बेबसी थी। मैंने आगे बढ़कर नवाब साहब का हाथ थाम लिया और कहने लगा, नवाब साहब, मैं आपके बेटों की तरह हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुलाजिम हूँ, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा काबिल एहतराम हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं चला जाऊँगा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, नहीं बेटा, साथ मुझे तुम ये भी कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काबिल एहतराम हूँ और फिर तुम मेरी बात भी नहीं मानते। मुझे तुम पर एतमाद है बेटा, तुम आज रात मेरे घर में ही ठहरोगे। और फिर उस रात मैं नवाब साहब के घर ही रहा। सुबह तक उनकी हालत काफ़ी संभल गई। अतिया मेरी तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देख रही थी। सुबह उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता दिया और फिर मैं दुकान के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब वो मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन नवाब साहब मेरे मोहसिन थे और मैं उनके घर इस तरह वारदात नहीं करना चाहता था। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई तो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखों में चाहत थी और उस छुपी हुई चाहत को मैं बखूबी महसूस कर सकता था। मैंने मुड़कर उससे कहा, देखो अतिया, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मगर अतिया बात यह है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं ऐसा इंसान नहीं कि मुझे चाहा जाए। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, खामोश रही। मैं फौरन बाहर निकलने लगा तो उसने कहा, आप जो कुछ भी हैं मैं जानती हूँ, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इस एतमाद का शुक्रिया, और फिर मैं बाहर निकल गया। जिंदगी कैसे अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जिंदगी में ऐसी बेयारो मददगारी और लावारसी थी कि कभी ऐसी सोच की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कभी किसी लड़की को पसंद करने का मौका ही नहीं मिला। हालात ने ऐसे पलटे खाए कि बस खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। और आज जिंदगी में पहली बार दिल ने धड़कना महसूस किया था। मगर नहीं अजीम, ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत। तुम उसके काबिल बिल्कुल नहीं हो। मेरे अंदर से कहीं आवाज आई, और फिर देखो ना, नवाब साहब तुम्हारे मोहसिन हैं। उन्होंने तुम्हें पनाह दी, नौकरी दी, बेशक किसी के कहने पर दी, मगर अब तुम्हारे साथ उनका सलूक कितना अच्छा है। इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनता हुआ मैं दुकान पर पहुंच गया। फिर सारा दिन काम करने के बाद जब रात को मैं उनके घर पहुंचा तो नवाब साहब काफ़ी बेहतर नजर आ रहे थे। खाना खाने के दौरान मुझसे कहने लगे, अजीम बेटा, अगर एक बात कहूँ। मैंने कहा, जी फरमाइए नवाब साहब। अब तुम वहाँ सोने के बजाय यहीं सो जाया करो, वहाँ चौकीदार तो मौजूद है ना। मगर नवाब साहब, यहाँ मैं कैसे? मैंने ज़रा झिझकते हुए कहा। कहने लगे, अजीम बेटा, मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ और यहाँ देखो मैं अकेला हूँ। एक बेटी का साथ है। जो अजीज रिश्तेदार हैं तुम नहीं जानते, सब भूखे हैं। सब लोगों ने अतिया का रिश्ता मांगा, मगर मैं जानता हूँ वो लोग मुझसे या मेरी बेटी से नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करते हैं। इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों को अपने करीब नहीं आने देता। बेटा, मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। तुमने जितना वक्त मेरे साथ गुजारा है उसमें तुमने मुझे इतना एतमाद बख्शा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, नवाब साहब, मगर आप मुझे जानते नहीं हैं। बेटा, किसी को जानने के लिए दिन, महीने या साल जरूरी नहीं होते। किसी वक्त जानने के लिए कुछ लम्हे भी काफ़ी होते हैं, और बाज़ औक़ात किसी को सारी ज़िंदगी भी इंसान समझ नहीं सकता। देखो बेटा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं बीमार रहता हूँ और मुझे मालूम है कि किसी वक्त भी मेरे साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नवाब साहब, अल्लाह ऐसा ना करे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ऐसी बातें क्यों करते हैं? नहीं बेटा, जो सच है वो सच है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मुझे किसी भी वक्त किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर मैंने उनके घर पर रहना शुरू कर दिया, मगर मैं अपने काम से काम रखता। मैं ज़्यादा कोशिश करता कि अतिया से आमना सामना ना हो। मैं वाकई अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, मगर अतिया वो मुझसे पहले दिन की तरह ही बहुत नरमी से पेश आती। नवाब साहब अब बहुत खुश थे। दुकान पर आना जाना उन्होंने कम कर दिया था। ज़्यादातर दुकान की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी थी।
मैं उनके काम को काफ़ी समझ चुका था और उधर दूसरा मेरा अपना काम भी ठप हुआ पड़ा था। मुझे कभी कभी बहुत बेचैनी होने लगती क्योंकि मुझे उस काम में बहुत आगे तक जाना था, मगर ये मैं नई जिम्मेदारी में पड़ गया। नवाब साहब ने अभी तो फिलहाल दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी, मगर मुझे हालात कुछ अजीब से दिख रहे थे। ऐसी बात नहीं कि मैं अतिया को पसंद नहीं करता था, मैं उसे बहुत पसंद करता था, मगर मैं समझ सकता था कि मैं ऐसा इंसान नहीं जिसकी शादी अतिया के साथ हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी। और फिर वहां रहते रहते मुझे सुनहरी मौका हाथ आ गया, यानी मैं अब वहां पर मौजूद था जहां मेरे लिए बहुत से टारगेट मौजूद थे। इर्द गिर्द बहुत से मकान थे, मगर मैं बहुत करीब ऐसी कोई वारदात करना नहीं चाहता था। फिर मैंने हालात का जायजा लेते हुए एक दिन वारदात का मुकम्मल प्लान बना लिया। नवाब साहब के घर के तमाम रास्ते मुझे मालूम थे और वैसे भी उनके घर मुझे एक खास मुकाम हासिल था। मैं किसी भी वक्त बाहर जा और आ सकता था, लेकिन इस मकसद के लिए तो मुझे आधी रात के वक्त ही निकलना था। और फिर उस रात मुझे नवाब साहब के साथ सोते हुए मौका मिल गया। मैंने अपना मखसूस लिबास अपने साथ ही रखा था। अतिया अपने कमरे में सो चुकी थी, उसका कमरा वैसे भी हमसे थोड़ा दूर था। मैंने अपना मखसूस लिबास पहना, देखा तो नवाब साहब गहरी नींद सो रहे थे। मैं आराम से बाहर निकल आया। मैंने मकान पहले ही देख रखा था, मकान वहां से काफी दूर था। मैं उस मकान की तरफ आ गया, मगर उस रोज मेरी बदकिस्मती कि जिस मकान में मैंने वारदात के लिए जाना था वो लोग खुद बड़े नामी ग्रामी डकैत, वारदात और फ्रॉड थे। मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था। मुझे तो ये मालूम था कि वो मकान बड़ा शानदार बना हुआ था और मुझे उसमें वारदात करनी है। और फिर मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। मकान आबादी से थोड़ा सा हटकर था। मैं उस मकान में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मकान के सहन में गिरते ही मैं खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। मकान बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मकान के सामने बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। अभी मैं उठकर आगे बढ़ने का इरादा ही करने लगा था कि अचानक बहुत तेज रोशनी मुझ पर पड़ी, ऐसे जैसे किसी ने हजारों वाट के बल्ब मुझ पर डाले हों। और फिर साथ ही सायरन की आवाज गूंजने लगी। मुझे मालूम हो गया कि मैं फंस चुका हूँ। इन लोगों ने मुझे देख लिया है। ये जगह, ये मकान ऐसे लोगों का है जो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत होशियार हैं। और फिर उस वक्त मेरे लिए भागने के लिए बहुत कम वक्त था। मैंने फौरन वापसी की राह ली, फौरन दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। लेकिन इस दौरान उस मकान के रहने वालों ने मुझे पकड़ने के लिए फौरी तौर पर भाग दौड़ शुरू कर दी थी। मैं वहां से दौड़ना शुरू हुआ। ये बड़ी खतरनाक जगह थी। मुझे फौरी तौर पर अंदाजा हो गया मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। मैं फौरन पूरी रफ्तार के साथ दौड़ने लगा। बहुत दूर तक आ गया। वो लोग मुसलसल मेरा पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते मेरी टांगों में लड़खड़ाहट आ गई। मैं पैर रखता कहीं था और पड़ता कहीं था। सांस फूल गया और मुंह से कफ बहने लगा। ना टांगों में इतनी सकत रही और ना फेफड़ों में इतनी कुव्वत कि मैं मजीद भाग सकता। मगर मैं इस खौफनाक हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ था कि कहीं रुकने का मतलब मौत था, भयानक और अजियतनाक मौत। मेरा पीछा करने वाले इंसान नहीं बल्कि खूनखार भेड़िए थे, मौत के फरिश्ते। वो मेरा जो हशर करते मुझे उसका बखूबी अंदाजा था। इसलिए इतनी बुरी हालत होने के बावजूद मैं रुकने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब तक तो मैं पूरी ताकत के सहारे भागता रहा, मगर हर शय की इंतहा होती है और मैं कुव्वत बर्दाश्त की वो इंतहाई सरहद भी पार कर चुका था। मेरे फेफड़े फटते चले जा रहे थे। सड़क का एक मोड़ घूमते हुए मैं एक दरख्त के नीचे रुक गया और तने से टेक लगाकर अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मुंह से बहने वाले कफ से मेरी थोड़ी तर हो रही थी। मैंने आस्तीन से कफ पूंछा। मेरी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। टेक लगाकर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे घुटने दोहरे होने लगे और मैं दरख्त के तने से रगड़ खाता हुआ नीचे झुकता चला गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रात अगरचे तारीक थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स की ऊँगती रोशनी ने तारीकी का असर किसी हद तक ज़ायल कर दिया था। अलबत्ता सन्नाटा बहुत गंभीर था। किसी तरफ से कोई मामूली सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। सड़कों और गलियों में आवारागर्दी करने वाले कुत्ते भी कहीं दुबक कर सो गए थे। मैं दरख्त से टेक लगाए बैठा अजीब नजरों से इधर उधर देखने लगा। कोई आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे बैठे बैठे 3 मिनट से ज्यादा गुजर गए, मगर मेरा सांस अब भी धौंकनी की तरह चल रहा था। मेरे हाँफने की आवाजें 10-15 कदम दूर से भी सुनी जा सकती थी। और फिर मैं उछल पड़ा। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। फायर की वो आवाज सन्नाटे में बाज़गश्त पैदा करती हुई चारों तरफ फैल गई।
गूंजती हुई आवाज से अगरचे सिमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, मगर ये बात तय थी कि वो पिस्तौल का फायर था और मुझसे ज्यादा से ज्यादा 100 गज के फासले पर था। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर दरख्त के पीछे चला गया। मेरे दोनों हाथ दरख्त के तने पर थे। मैं आड़ से झांक कर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। ये तो मैं समझ गया कि मेरा पीछा करने वाले मौत के फरिश्ते करीब पहुंच गए थे, लेकिन मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उन्होंने गोली किस तरह चलाई थी, किस सिमत से चलाई थी। और फिर उसी लम्हे किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही एक और फायर हुआ और इस मर्तबा गोली की आवाज के साथ कुत्ते की च्यों च्यों की आवाज भी सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि पहली गोली भी उसी कुत्ते पर चलाई गई थी, मगर गालबन कुत्ता बचकर दोबारा उन पर लपका, जिस पर दूसरी गोली चलाकर उसे ठंडा कर दिया गया। मैंने फिर इधर उधर देखा। मैं अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। आज तो बुरी तरह फंस चुका था। मैं जिस सड़क पर मुड़ा वो काफी कुशादा थी और उसके दोनों तरफ बंगले थे। हर बंगले के साथ तकरीबन 10 फीट जगह घेर कर लान बनाए गए थे। किसी के आगे महज तार का जंगला था और किसी के आगे गार्ड की ऊंची बाड़ लगी हुई थी। इस इलाके में दौलतमंदों की रिहाइश थी। ये बड़े बड़े लोग थे। इन्हें सरकार की मर्जी से गैर एलानिया तौर पर बड़ी बड़ी मराहत हासिल थी। हर किस्म के टैक्स गरीब तबके के लोग अदा करते और इनका लुत्फ ये लोग उठाते। सड़कें साफ सुथरी और हर तरफ बल्ब रोशन थे। उन लोगों ने अपनी मर्जी से बंगलों के सामने लंबी चौड़ी जगह घेर कर लान बना रखे थे। बंगलों के सामने दरख्तों की लंबी कतारें थी। मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। वो दोनों आदमी जो मेरे पीछे आ रहे थे इस तरफ आ गए। वो मामूली सी आहट पर भी गोली चला सकते थे, इसलिए मैं बेहिस्सो हरकत नीचे लेटा रहा। मेरे पास सिर्फ एक खंजर ही था। अगर पिस्तौल होता तो मैं इत्मीनान से उन दोनों को ढेर कर सकता था। उनमें से एक की आवाज आई, वो यकीनन इन्हीं गलियों में है। तुम फौरन वापस आ जाओ, हमें यहीं उसे ढूंढना है। हमें हर सूरत उसे ढूंढना है। ये किसने हमारे घर पर डाका डालने की जुर्रत की? देखो, उसे हर सूरत तलाश करना है। अगर वो हरामजादा इन गलियों से निकल गया तो उसका हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, और तुम जानते हो कि ऐसी सूरत में बास हमारी खाल उतरवा कर उसमें बुस भरवा देगा। तुम जाओ, मैं इस दरख्त के नीचे खड़ा उसे देखता हूँ। उस बदमाश के मुंह से अपने लिए गाली सुनकर मेरे जबड़े भिंच गए, मगर उस वक्त मुझे ये गाली हजम करना पड़ी। दूसरा शख्स जिसे दारा कहकर मुखातिब किया गया था दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया, जबकि गाली देने वाला मुझसे थोड़ी दूर उस दरख्त के नीचे खड़ा हो गया जहां चंद मिनट पहले मैं था। मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी देर गुजर गई। मैं तो समझ रहा था जैसे जमीन की गर्दिश थम गई हो। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। सोचने समझने की तमाम सलाहियत जैसे खत्म हो गई थी। उस वक्त जहन काम भी कर रहा होता तो मैं क्या कर सकता था? वो जल्लाद पिस्तौल हाथ में लिए चंद कदम के फासले पर खड़ा था। मैं जरा सी हरकत करता तो वो मुझे गोली मार देता। मैं दिल ही दिल में अपने आप को लान तान करने लगा। क्या जरूरत थी? अच्छा भला उस घर में आराम कर रहा था। वहाँ हर चीज तो मुझे मुयस्सर थी। नवाब साहब मुझ पर इतने मेहरबान थे। आखिर मैं ये चोरी का पेशा छोड़ क्यों नहीं देता? आज तो मैं बुरी तरह फंस गया और मौत मुझसे एक चंद कदम के फासले पर मेरा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।